हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। हिंदी में हम इसे भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरा कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो टॉपिक है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ये इस समय सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए बीएससी बीकॉम के, उनके पास को करिकुलर में यह सब्जेक्ट है। अर्थात मतलब इसका पेपर उनके पास एमसीक्यू टाइप्स में आएगा। और साथ ही ये जो पेपर है, ये अगली बार फोर्थ सेमेस्टर के पास थ्योरी बेस में आएगा। तो हम इस वीडियो में थ्योरी बेस के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिससे अगली बार स्टूडेंट्स के काम आ सके। तो ये जो हम आज इसका पहला पार्ट है, इसमें हम जो यूनिट है शिक्षा के क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस यूनिट को हम 2 या 3 वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम सबसे पहले तो पारंपरिक ज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके बाद शिक्षा की परिभाषाएं, महत्व, भेद और साधन के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम पारंपरिक ज्ञान का शिक्षा में योगदान, इसके बारे में समझेंगे। और इसका जो बाकी अगला पार्ट होगा, उसमें हम गुरुकुल व्यवस्था, उसमें गुरु की भूमिका, शिष्य की भूमिका, उनके कर्तव्यों का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं अब। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक ही है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान, ठीक है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं पारंपरिक पारंपरिक ज्ञान किसे कहते हैं। मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज, व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो वह ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक, अनुभवनात्मक और सांस्कृतिक रूप से हस्तांतरित होता है। मतलब ऐसा ज्ञान जो पिता दादा से पिता, पिता से पुत्र को मिलता रहता है, उसी को हम पारंपरिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे जो आयुर्वेद का ज्ञान हो गया, योग, कृषि पद्धति, लोक कला, शिल्पकला, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, ये सभी पारंपरिक ज्ञान है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पारंपरिक ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो जिनका थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वे इसको उनके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पारंपरिक ज्ञान क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हमने जो भी इसमें कंटेंट रखा है वो थ्योरी बेस के अकॉर्डिंग रखा है। जैसे ही हमारा ये पहला यूनिट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी अलग से बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि पारंपरिक ज्ञान की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले ये है मौखिक परंपरा पर आधारित। इसका मतलब है कि जिसका ये जो अधिकतर ज्ञान है वो लिखित रूप से नहीं होता, बल्कि सुनकर और देखकर सीखा जाता है। चाहे इसमें कोई, हमने देखा है कि किसी का जो फैमिली बिजनेस होता है, वो उसको को देख के सीख और उसके बारे में देखते हैं, तभी वो सीखते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है सामुदायिक में स्वामित्व। मतलब ये है कि यह जो पारंपरिक ज्ञान है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उस पूरे समुदाय का साझा ज्ञान होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। अब नेक्स्ट है आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों से जुड़ा। तो जो पारंपरिक ज्ञान होता है, यह आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है, जिसमें जीवन के आदर्श, अनुशासन और संस्कार शामिल होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो जो पारंपरिक ज्ञान होता है वो हमें हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों को सुरक्षित रखना सिखाता है। अब यह है प्रकृति के साथ सामंजस्य। पर्यावरण, ऋतु चक्र, प्राकृतिक संसाधन के अनुसार ये विकसित होता है, ठीक है। अब है स्थानीयता। तो यह जो पारंपरिक ज्ञान होता है किसी विशेष स्थान, संस्कृति या समुदाय से जुड़ा होता है। मतलब जो भी स्टूडेंट, जो आप सब में से कोई अलग अलग क्षेत्र से होगा, वहाँ की भाषाएं अलग होगी, शैली होगी, वहाँ का बोलचाल अलग होगा, संस्कृति अलग होगी। तो ये जो पारंपरिक ज्ञान होता है वो किसी विशेष क्षेत्र या संस्कृति या समुदाय से जुड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अनुभव आधारित और व्यवहारिक ज्ञान है। अर्थात यह जो पारंपरिक ज्ञान है वो जीवन के अनुभव से विकसित होता है और दैनिक जीवन में सीधे उपयोग में आता है। मतलब जो भी, जैसे कोई किसान है, वो अपने जो पिता होगा या अपने समाज के बड़ों से ही वो ज्ञान सीखता है, और वह दैनिक मूल्य में उस काम को करता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि शिक्षा।
शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का क्या अर्थ है, अब हम ये जानेंगे। ठीक है। अब है शिक्षा का सामान्य अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी रूपों से व्यक्ति का विकास हो सके, तो उसे शिक्षा कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो महापुरुषों के अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा दी है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में पहले से जो निहित पूर्णता है, मतलब क्षमता है, गुण, शक्ति है, वो प्रकट होती है। यहाँ इसका मतलब है कि जो भी मनुष्य होता है उसके पास कुछ क्षमताएं होती है जो शिक्षा द्वारा वो उजागर होती है। अब इसमें नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा शरीर, मन और आत्मा का समग्र विकास है। मतलब कि शिक्षा से शरीर, मन और आत्मा का विकास होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा के क्या उद्देश्य है। ये टॉपिक महत्व है, यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य भी है और यही शिक्षा के महत्व भी है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा के क्या महत्व है, तो वहाँ भी यह चीज़ों को लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास। तो जो भी शिक्षा होती है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना होता है। मतलब जो भी व्यक्ति है उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक, भावनात्मक विकास सभी प्रकार से उसमें विकास होना चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। इसमें नेक्स्ट है चरित्र निर्माण। तो शिक्षा द्वारा व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का विकास करना और उसे आदर्श नागरिक बनाना शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो जो नैतिक मूल्य है उसको हम नैतिक मूल्य में सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी, इनको नैतिक मूल्य में रखा जाता है। और जो तीसरा है ज्ञान और बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन कर तार्किकता, विश्लेषण क्षमता और सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो, हमें तार्किकता मतलब हम उससे सोचने की क्षमता बढ़े, निर्णय लेने की क्षमता बढ़े, तो वही उससे बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। तो इसमें है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाना है। मतलब समाज में कैसा व्यवहार करना है, समाज के प्रति क्या हमारी समाज के प्रति क्या योगदान दिया जा सकता है, इस बारे में व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाना है, जिसमें सहयोग, मतलब सहअस्तित्व, एक दूसरे के सहयोग की भावनाएं, सामाजिक समरसता, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण, जो समाज की संस्कृति और परंपरा है उसका संरक्षण करना है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है आर्थिक विकास। तो इसमें आर्थिक विकास शिक्षा द्वारा व्यक्ति के कौशलपूर्ण और रोजपलक प्रशिक्षण देकर उसे आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जिससे वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन अपना आर्थिक विकास कर सके, मतलब अपना धनार्जन कर सके, जिससे अपना जीवन चलाए। अब नेक्स्ट है कि और जिसके उद्देश्य और महत्व को है उनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। राष्ट्र के प्रति देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ से परिपूर्ण नागरिक का निर्माण करना। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा भाषा, कला और परंपराओं का संरक्षण तथा सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का माध्यम है। अब है कि शिक्षा जो भी अंधविश्वास कुरीति होती है उनको दूर करके वैज्ञानिक सोच अर्थात तर्क और प्रमाण आधारित सोच विकसित करती है, जिससे नवाचार और अनुसंधान संबंधी ज्ञान मिलता है। इसमें है शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। अर्थात जीवन में हमेशा परेशानियां कभी ना कभी आती रहती है, तो उस परेशानियों में जो भी समस्या आती है उसका समाधान कैसे करना है, निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल संबंधी ज्ञान देती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है शिक्षा के भेद। ठीक। तो शिक्षा को उसके स्वरूप, माध्यम और व्यवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगी औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा को जानते हैं। तो औपचारिक शिक्षा हो गई, यह शिक्षा संस्थागत होती है जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाती है। मतलब जो भी हम कॉलेज रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये सभी औपचारिक शिक्षा होती है।
इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय सारणी होती है, प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं और परीक्षा एवं प्रमाण पत्र पर आधारित होता है। मतलब इसमें परीक्षाएं होती है जिसके बाद सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ठीक है। अब सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा। तो जो ये अनौपचारिक शिक्षा है यह जीवन के अनुभवों से स्वतः प्राप्त होती है। इसके जो भी स्रोत होते हैं परिवार, समाज, दोस्त आदि होते हैं। मतलब ये जो अनौपचारिक शिक्षा ये परिवार के बीच रहकर, समाज में रहकर या अपने दोस्तों के साथ रहकर मिलती है। इसकी विशेषता है इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, ये बिना किसी योजना के सीखी जाती है और जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया है। अब इसमें नेक्स्ट और लास्ट है कि गैर औपचारिक शिक्षा। तो यह जो भी गैर औपचारिक शिक्षा है यह औपचारिक और अनौपचारिक के बीच होती है जिसमें लचीलापन होता है। इसकी विशेषता है लचीला समय और पाठ्यक्रम, आवश्यकता आधारित, सभी आयु वर्ग के लिए और कम औपचारिक। ठीक है। इसके उदाहरण को हम देख सकते हैं जो वयस्क शिक्षा होती है, एडल्ट एजुकेशन है, ओपन स्कूल, दूरस्थ शिक्षा। ओपन स्कूल मतलब जो भी हम इसको जो भी अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से वे BA BSc को जो भी कोर्स करते हैं वो भी एक गैर औपचारिक शिक्षा है। इसमें कोई भी किसी भी आयु का इसमें किसी भी आयु के स्टूडेंट्स शिक्षा ले सकते हैं। दूरस्थ मतलब दूरस्थ शिक्षा, इसका मतलब है कि घर बैठे किसी विश्वविद्यालय या किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करना। अब नेक्स्ट है शिक्षा के साधन। तो अभी जो भी हमने औपचारिक शिक्षा पढ़ी उसमें पढ़ा कि औपचारिक शिक्षा में विद्यालय, विश्वविद्यालय से, स्कूलों से मिलती है, इसमें पुस्तकालय भी आ जाता है। अब नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा में परिवार, समाज, मित्रों के बीच रहकर धर्म से मिलती है। अब लास्ट इसमें एक है आधुनिक शिक्षा। जो भी है आधुनिक जो समय वो इंटरनेट का युग है, तो आधुनिक समय में हमें इंटरनेट से शिक्षा मिलती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है जिससे भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी ऐप्स आते हैं उनसे शिक्षा मिलती है। ठीक है। सबसे नेक्स्ट और लास्ट है शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान का योगदान। तो भी शिक्षा उसमें पारंपरिक ज्ञान का क्या योगदान है? तो पारंपरिक ज्ञान से शिक्षा में योगदान ये है कि इससे सर्वांगीण विकास होता है। जो पारंपरिक ज्ञान होता है वो सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। मूल्य शिक्षा अर्थात सत्य, अहिंसा, अनुशासन, कर्तव्य आदि का बोध कराते हैं। और यह पारंपरिक ज्ञान कृषि, चिकित्सा और जीवन कौशल संबंधी व्यवहारिक ज्ञान पर बल देती है और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, पर्यावरण संरक्षण और योग, आयुर्वेद आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अभी हमने आज इस वीडियो में पारंपरिक शिक्षा के बारे में पढ़ा है, मतलब पारंपरिक ज्ञान के बारे में जाना, और पारंपरिक ज्ञान के बारे में जानने के बाद हमने शिक्षा की परिभाषा पढ़ी, उसके महत्व पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े और शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान का क्या योगदान है उसको अभी पढ़ा है। ठीक है। तो इसके बाद अब जो भी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम गुरुकुल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी ये इस कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।